नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की। हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों के लिए शनिवार को मतदान किया गया। राज्य में 65% से अधिक मतदान की खबरें हैं। इस मतदान प्रतिशत में और अधिक बढ़ोतरी हो सकती है। मतदान को लेकर युवाओं में, महिला और बुजुर्गों में खासा उत्साह देखने को मिला। चुनाव आयोग ने इस बार बुजुर्गों को घर बैठे मतदान की सुविधा प्रदान की, जिसका अच्छा रिस्पांस देखने को मिला। हिमाचल में बर्फबारी के बीच बुजुर्ग मतदाताओं का हौसला लोकतंत्र के लिए एक मिसाल बना। राज्य में अनेक मतदान केंद्रों का संचालन महिलाओं ने किया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और वरिष्ठ कांग्रेस नेता आनंद शर्मा आदि ने मतदान किया। 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। शनिवार को जो मतदान हुआ उसके क्या मायने हैं, आज इस पे चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको लिए चलता हूं शिमला, जहां हमारे संवाददाता पवन शर्मा मौजूद हैं। पवन जी, क्या रिपोर्ट है, आज का मतदान कैसा रहा? पवन जी से हम समझने की कोशिश करेंगे। मनोज जी, जहां तक आज के मतदान की बात है तो 2017 के मुकाबले जो है वो कम रहा है मतदान। 2017 में जो है मतदान प्रतिशत 75% था और अभी तक के जो आंकड़े आ रहे हैं चुनाव आयोग की तरफ से वो लगभग 65 और 66% के बीच में है। सिरमौर जिला है, वहाँ सबसे ज़्यादा लगभग 69% मतदान हुआ है। बाकी जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का जिला है मंडी, उसका स्थान 6ठा है। शिमला जो है 7वें स्थान पर है। तो जहां से उम्मीद थी कि जो शहरी इलाके हैं वहां पे ज्यादा मतदान होगा, वहां पे वो मतदान उस तरह का नहीं हुआ है। तो लगभग ये 2017 के मुकाबले 9% की डिक्रीज है पोलिंग में। तो मौसम तो आज अच्छा ही था, पर वोटर टर्नआउट जो है वो जितनी कोशिशें की थी चुनाव आयोग ने उतना नहीं हुआ है वोटर टर्नआउट। उम्मीद थी चुनाव आयोग को, उन्होंने मुख्य चुनाव अधिकारी जो मनीष गर्ग, उन्होंने मेरे साथ बातचीत में दावा किया था कि ये 75% से ऊपर हम रिकॉर्ड तोड़ेंगे और उन्होंने बहुत सारे जागरूकता के कार्यक्रम भी किए थे। लेकिन ये कम हुआ है, 66% मतदान ऐसा ओवरऑल आ जाएगा, क्योंकि आंकड़े संकलित होते रहते हैं तो ये जो एग्जैक्ट आंकड़ा है वो आ जाएगा, पर ये 66% के करीब रहेगा। जी बिल्कुल। तो जहां तक बात करूं कि आपने जैसे बात करी, चुनाव आयोग ने कई पहल की थी इस बार। जब मुख्य चुनाव अधिकारी से मैंने बात की थी तो बुजुर्गों में खासा उत्साह देखा गया और पहली बार जो है प्रदेश में जो है बुजुर्गों को घर में मतदान की सुविधा प्रदान की गई और इसमें खासा उत्साह देखा गया। और 40,000 के करीब बुजुर्गों ने ऐसी वोटिंग की जिनका मतदान पहले रिकॉर्ड किया गया था बैलेट पेपर के जरिए। और जहां तक युवाओं की आपने बात करी तो 1,93,000 युवा मतदाता पहली बार के मतदाता थे। खासा जोश देखा, क्योंकि जिन जिन पोलिंग बूथ में मैं आज गया वहां पे युवा काफी नजर आए, खासकर जो छात्राएं थी, युवा छात्राएं थी, उनमें खासा जोश मुझे देखने में आया। तो ये कुल मिलाकर हम कहेंगे कि पिछला रिकॉर्ड तो नहीं टूटा, पर फिर भी मतदान अच्छा ही कहा जा सकता है। जी बिल्कुल पवन, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार अश्वनी शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्वनी जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो पवन जी ने जैसी जानकारी दी कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार मतदान कम हुआ है, क्या मायने हैं इस बार के मतदान के? आप कैसे देखते हैं आज जो मतदान हुआ है? देखिए, जैसे कि हम पहले कह रहे थे कि ये मतदान पहले चुनाव से भिन्न है। इस समय जो अपने प्रतिद्वंदी थे, ट्रेडिशनल प्रतिद्वंदी बड़े नेता थे, वीरभद्र सिंह जी चुनाव में नहीं है, वो गुजर गए थे पिछले साल। जी। प्रेम कुमार धूमल जी चुनाव नहीं लड़ रहे थे, तो ये एक नए परिप्रेक्ष्य में चुनाव हो रहा था, एक चीज। दूसरी जी, ये इस चुनाव में कोई वेव नहीं थी, कोई लहर नहीं थी उस तरह से कि अगर आप देखें कि एक लहर जो है चल रही है प्रो इनकम्बेंसी की या एंटी इनकम्बेंसी की, वो बिल्कुल नहीं था। और हमें यह लगता है कि इस बार मुकाबला बहुत कड़ा होने वाला है। और एक कारण जो सबसे बड़ा इस चुनाव में सामने आया है, जो कि मुख्यमंत्री भी मानते हैं, कि जो रिवेल्स खड़े थे, जो प्रतिद्वंदी खड़े थे बीजेपी के, वो कहीं ना कहीं नुकसान कर रहे हैं बीजेपी को। कांग्रेस के भी 6-7 प्रतिद्वंदी हैं, उनका भी नुकसान होगा। बट एक जैसे लगता है ना कि 2 पार्टियां चुनाव लड़ी, एक तीसरी पार्टी अब नेचुरली उसमें पैदा हो गई है। तो ये तीसरी पार्टी जो है कहीं ना कहीं खेल बिगाड़ रही है
और चुनाव में उत्साह था, वोटिंग में उत्साह था। हमारे पास श्याम शरण नेगी जैसे जो देश के सबसे प्रथम नागरिक थे और प्रथम मतदाता थे, पीछे उन्होंने वोट देके वो बाद में गुजर गए। हिमाचल प्रदेश में मतदान के समय बहुत उत्साह रहता है, एक मेला की तरह ट्रीट किया जाता है। जैसे आपने देखा जयराम ठाकुर जी देवी देवताओं के गए, प्रतिभा सिंह जी, तो एक उत्साह तो चुनाव में जरूर था, बट पोलिंग परसेंटेज कम रही। ये हमें मुझे लगता है कि अगले कुछ घंटों में इसका पता चलेगा कि क्या कारण रहा है। हम भी लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो मुझे लगता है 1 या 2% अभी बढ़ेगा, बट 66% जो हमें बताया गया वो इतनी परसेंटेज रही है। बिल्कुल, जो हम रिपोर्ट दे रहे हैं वो 5 साढ़े 5 बजे तक की है कि जो मतदान प्रतिशत सामने उभर के आया है वो 66% के आसपास है, 5:30 तक। इसमें कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। दो खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। नवोदय टाइम्स के संपादक अक्कू श्रीवास्तव जी हैं। अक्कू जी, आपका स्वागत है। और साथ ही मेरे साथ पीटीआई के एसोसिएट एडिटर कुमार राकेश जी हैं। कुमार राकेश जी, आपका भी स्वागत है। अक्कू जी, मैं सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा, मतदान हो गया, मुद्दे भी जनता के सामने थे, मतदान प्रतिशत पिछली बार की अपेक्षा कम हुआ है। आप कैसे देखते हैं मतदान के इस प्रतिशत को, क्या मायने हैं इसके? देखिए, इस प्रतिशत के मायने बहुत गंभीर हैं, और क्योंकि हिमाचल छोटी विधानसभा है, 68 सीटों की विधानसभा है। उस 68 सीटों की विधानसभा में पिछली बार जब इससे लगभग 7% के आसपास मतदान ज़्यादा हुआ था, तब भी 34 सीटें ऐसी थी, मैं 34 बता रहा हूँ, जिसमें से जो 5000 से वोट से कम से जीती गई होंगी। 6 सीटें ऐसी थी जो 1000 वोट वाली थी, 12 सीटें ऐसी थी जो 2000 वोट से 1000 वोट से कम की थी। तो ये जो गणित है ना, 1000 वोट से कम वाला गणित 6 सीटों का, 2000 से 12 वाला, और उसके बाद 5000 से कम वाला बाकी जो 36 में से थी वो सीटें थी। इस बार अब ये क्योंकि वोटिंग कम हुई है जी, और हिमाचल प्रदेश में आम तौर पे महिलाएं बहुत ज़्यादा वोट डालती हैं, जो उनका वोट परसेंटेज होता है वो 5% पुरुषों से ज़्यादा होता है। अब ये आंकड़ा भी आने वाला है कि साहब इसमें कितने % महिलाओं ने वोट डाला। अगर महिलाओं ने कम वोट डाला है तो ये निश्चित रूप से मतलब खतरा है। और खतरा किसके लिए, ये भी अगर आप समझना चाहें तो वो भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार तो सीट मिली थी, 42 सीटें मिली थी, तो उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान था। अब अगर वो है तो बात दूसरी है, नहीं है तो वे दूसरी स्थितियां हैं। दूसरी स्थितियां इस तरीके से हैं क्योंकि जो मुद्दे थे उसमें बहुत सेंसिटिव इशू थे। भारतीय जनता पार्टी ने तो बाकायदा एक घोषणा पत्र ही महिलाओं के लिए अलग कर रखा था। गर्भवती महिलाओं को 25,000 रुपये देने की बात थी, लड़कियों को जो स्कूली लड़कियां थी उनको साइकिल देने की बात थी, जो ग्रेजुएट लड़कियां थी उनको स्कूटी देने की बात थी, और भी लोन में, व्यवसाय में लेकर के बहुत सारी अच्छी थी। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी एक बड़ा दांव फेंक दिया था ओपीएस वाला, ओल्ड पेंशन स्कीम का। वो कितना, क्योंकि हिमाचल में माना जाता है कि भाई एक घर में एक सरकारी कर्मचारी होता है, तो वो क्या सचमुच काम आ रहा, उसका अर्थ कितना लोगों ने सही में समझा, ये सब चीजें एक देखने वाली। जी बिल्कुल। जो पार्टियां थी, राजनीतिक दल थे, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, और जो उम्मीदवार थे, उन्होंने अपने अपने मुद्दे जनता के सामने रखे और शनिवार को मतदान हुआ। कुमार राकेश जी, चुनाव आयोग लगातार अपील करता है, कोशिश करता है, तमाम तरह की सुविधाएं मतदाताओं को प्रदान करता है कि वो घर से बाहर निकले, अपने मत का प्रयोग करें, अपने अधिकार का प्रयोग करें। आप कैसे देखते हैं कि जो मतदान प्रतिशत जितनी अपेक्षा थी उस अनुपात में उभर के सामने नहीं आया है? क्या संकेत है इसका? देखिए, अगर 65% या 66% का मतदान अगर आप आइसोलेशन में देखिए तो अपने आप में एक बहुत अच्छा मतदान है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि हिमाचल में पिछले 2 चुनाव का रिकॉर्ड है। 73% का मतदान हुआ है, 75% का मतदान हुआ है, तो इस पर काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। आमतौर पर जब मतदान ज़्यादा होता है या कम होता है, लोगों के अपने अपने उसमें अनुमान होते हैं कि रूलिंग पार्टी को फ़ायदा होगा या विपक्ष को फ़ायदा होगा। लेकिन एक बात तो क्लियर है, ये जो लो परसेंटेज जो वोटिंग हुई है, कि दोनों पार्टी में किसी का ऐसा एजेंडा नहीं था कि लोगों में बहुत ज़्यादा इंतजाम था कि घर से वो आएँ और वोट डालें। अगर ये जो वोटिंग अभी तक परसेंटेज आया है वो रिवाइज थोड़ा 1-2% ऊपर हो भी जाता है, लेकिन फिर भी काफ़ी कम रहेगा पिछले बार से। तो जैसे अश्विनी जी ने बोला कि राज्य के जो 2 बड़े नेता थे उनकी चुनाव से अनुपस्थिति थी। दोनों, वीरभद्र जी अब रहे नहीं, धूमल जी भी अब एक्टिव पॉलिटिक्स से बाहर ही हैं, और शायद दोनों पार्टी के एजेंडा में शायद
भाजपा के बड़े बड़े नेताओं की बड़ी बड़ी रैली हुई, कांग्रेस ने लोकल लेवल में काफी इंटेंसिव कैंपेन किया है, लेकिन ये क्लियर है कि किसी पार्टी का ऐसा एजेंडा था नहीं कि लोगों में बहुत ज्यादा इंथुजियाज्म हो और बाहर आके वोट डालें। अब इसका नुकसान और फायदा किससे होगा ये 8 दिसंबर को पता 8 दिसंबर चलेगा, को जब पता जनता का चलेगा। जनादेश सामने उभर के आएगा। लेकिन मतदान अपने में एक संकेत करता है, उसका अपना एक विश्लेषण होता है। पवन, मैं आपसे जानना चाहूंगा एक बात को, क्योंकि कांगड़ा और अगर बात मैं मंडी की करूं शिमला, ये 3 क्षेत्र ऐसे हैं जो हिमाचल की सत्ता तय करते हैं। इन क्षेत्रों में मतदान का क्या प्रतिशत रहा है, क्या संकेत रहा है, कुछ जानकारी आप हमें देंगे? मनोज जी, जैसा आपने बात कहा, कांगड़ा जो जिला है उसमें 15 विधानसभा सीटें हैं और उसमें मौजूदा जो है बीजेपी के पास 11 सीटें हैं। वहाँ कांगड़ा महत्वपूर्ण जिला है हर दृष्टि से, हिमाचल की राजनीति की हर दृष्टि से, और ऐसा माना जाता है कि बीजेपी यहाँ पे स्ट्रांग है। जो लोअर हिमाचल है, जिसमें कि बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और मंडी जिसका आपने जिक्र किया, इनको माना जाता है कि यहाँ पे बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है। और जो अपर हिमाचल है, जिसमें कि सिरमौर, शिमला, किन्नौर, लाहौल स्पीति ये जिले आते हैं, वहाँ पे कांग्रेस स्ट्रांग है। ये मान्यता है हिमाचल प्रदेश में। इस बार भी जो है वो ऐसा ही नजर आया कि अगर बीजेपी को लीड मिलेगी तो वो लोअर हिमाचल से मिलेगी और कांग्रेस जो है वो अपर हिमाचल में बहुत अच्छा करेगी इन चुनावों में। तो कांगड़ा में 15 सीटें, मंडी में 10 सीटें, शिमला जिले की 8 सीटें, ये महत्वपूर्ण रोल है। और इसमें जो चुनाव प्रतिशत की बात है तो यही कहीं पे 64% है, कहीं पे 65% है, कहीं पे 62% है, और सबसे कम लाहौल स्पीति में हुआ है, 62% मतदान हुआ है लाहौल स्पीति जिले में। तो मिनिमम 62 है और बाकी सब 62 और 66 के बीच में है। तो जाहिर तौर पे पिछले वर्षों की तुलना में ये कम है। और बड़ी बात यह है कि जैसा अक्कू जी ने जिक्र किया यहाँ पे कि पूरी ताकत झोंकी गई बीजेपी की तरफ से और पूरी ताकत झोंकी गई कांग्रेस की तरफ से भी। प्रधानमंत्री खुद आए, बहुत रैलियां की, गृह मंत्री आए, केंद्रीय मंत्री आए, मुख्यमंत्री आए। उसी तरह प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला हिमाचल प्रदेश में, अलग मुख्यमंत्री आए, मल्लिकार्जुन खड़गे आए, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री कांग्रेस शासित वो भी आए। तो तमाम इसके बावजूद भी जो टर्नआउट है वो उतना नहीं आया है सामने। तो इसके संकेत और वो तो जब आंकड़े सामने आएंगे वो ज्यादा रहेंगे। पर महत्वपूर्ण ये है कि किसको, क्योंकि गृह जिला जो है मंडी वो जयराम ठाकुर जी का है, बिलासपुर जो है वहां से जो है वो जगत प्रकाश नड्डा जी का जिला है, और कांगड़ा की बातें करें तो बहुत सारे बीजेपी के नेता हों और कांग्रेस के नेता हों, उनका गृह जिला है। तो कौन कहाँ अच्छा परफॉर्म करता है ये थोड़ा डिटेल के बाद समझ में आएगा। पर कट टू कट मुकाबला रहा इस बार पूरे प्रदेश में। और कोई भी सर्वे में ये नहीं कहा गया कि वेव है, कोई बीजेपी की वेव है या कांग्रेस की वेव है। तो ये देखने में आया और वास्तव में ही कठिन है कि किसको बहुमत मिलने वाला है। जी, जाहिर तौर पे मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही हिमाचल प्रदेश में होता आया है, अश्वनी जी। लेकिन इस बार क्या आम आदमी पार्टी कहीं चुनाव लड़ते हुए दिखाई दी? दूसरा, जो बागी खड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में, उनकी स्थिति आपको क्या लगती है? क्या मतदान के बाद कहीं गणित बिगड़ सकता है दोनों पार्टियों का? देखिए, आम आदमी पार्टी तो कहीं गणित बिगाड़ने वाली नहीं है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से अपना हाइप एक क्रिएट किया कुछ दिनों में, जब पंजाब का चुनाव जीत गए, सरकार बन गई, तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि हमारे लिए बहुत आसान है हिमाचल को फतेह करना। बट हिमाचल की चढ़ाई चढ़ते हुए, पहाड़ चढ़ते हुए कुछ थक गए और बाद में उनको ये लगा कि यहां हमारी दाल गलने वाले नहीं, और चले गए वापस। रिबेल जो है, प्रतिद्वंदी जो है, खासकर बीजेपी के, कहीं ना कहीं नुकसान करने वाले हैं बीजेपी को। बीजेपी ने बहुत कोशिश करी, कुछ को मना लिया। महेश्वर सिंह जी कुल्लू से, जो बहुत बड़े नेता हैं, बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं, एमपी रहे हुए हैं, उनको मना लिया। 3 या 4 और जो कैंडिडेट्स थे उनको मना लिया, बट काफी सारे कैंडिडेट खड़े रहे। आपने ये भी देखा हुआ कि वीडियो एक वायरल हुआ जिसमें प्रधानमंत्री माइक्रो लेवल पे कुछ मैनेजमेंट कर रहे हैं और कृपाल परमार जो पूर्व राज्यसभा सदस्य थे उनको मनाने की कोशिश की, बट वो चुनाव में रहे। वो वहां के जो कैंडिडेट है बीजेपी के, वो एक सिटिंग मिनिस्टर हैं, उनको एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी में शिफ्ट किया, राकेश पठानिया जी। उनका नुकसान 100% करने वाला है, 100% उनका नुकसान होने वाला है। ऐसे ही एक इंडिपेंडेंट एमएलए थे जिनको बीजेपी ने अपने साथ मिलाया, होशियार सिंह,
बाद में उनको टिकट नहीं दिया, बट वो दोबारा से चुनाव में खड़े हो गए, वो भी पार्टी को नुकसान करने वाले हैं। ऐसे अगर मैं गिनूं तो 6-7 कुछ ऐसे लोग हैं जो बीजेपी को नुकसान करेंगे। और ये लो परसेंटेज होने से बीजेपी को तो ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि हिमाचल में ये माना गया है कि जब बहुत ज्यादा परसेंटेज में पोल होता है तो सत्ता परिवर्तन हो जाता है, एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ वोट होता है। तो इस बार बीजेपी थोड़ा सा ये है, कांग्रेस के लिए परेशानी हुई है कि परसेंटेज कम हुई है, बट अब ईवीएम जब खुलेंगे तभी पता चलेगा। दोनों पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत लगाई है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपील करी, एक अखबार में फ्रंट पेज पे उनकी तरफ से अपील छपी है कि हर एक आपका वोट जो है मुझे पावर देगा, मुझे और मजबूत करेगा। इस तरह के इमोशनल अपील्स की गई हैं। कांग्रेस ने भी वीरभद्र सिंह का एक फोटो छाप के न्यूज़पेपर्स में कहा कि जब आप चुनाव के लिए मतदान करने जाएंगे, मुझे हमें याद रखना उस समय। तो इस तरह का एक इमोशनल कार्ड भी खेला गया। बीजेपी ने जैसे डबल इंजन सरकार का एक स्लोगन चलाया, सत्ता में वापसी आने के लिए। जी, जाहिर तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी इस समय सत्ता में है, कहीं ना कहीं उस परंपरा को तोड़ना चाहती है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। ये इस बार काफी कोशिश हुई है और बीजेपी ने देश की राजनीति में कई पुरानी परंपराओं को तोड़कर नए मानक, नए मापदंड स्थापित किए हैं जीत के। आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बात सही है कि बीजेपी पूरी इस कोशिश में है कि वो जो वहाँ की परंपरा रही है हिमाचल में, एक बार तुम एक बार तुम, उसको तोड़ा जाए। और जो मुझे इसमें संभावना नज़र आ रही है वो सिर्फ इतनी ज़्यादा इसलिए है कि कोई जो वेव ना होना, अगर सरकार बदलती कब है? सरकार बदलती तब है जब एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट की वेव होती है। वो निश्चित रूप से, चाहे लोकप्रियता में जयराम ठाकुर उतने ज़्यादा आगे नहीं हुए हों जैसे कि वीरभद्र या धूमल या शांता कुमार हुआ करते थे, लेकिन ये भी सच है कि जयराम ठाकुर की इमेज बहुत उनके खिलाफ नहीं है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन सबसे रोचक पॉइंट, और मुझे लगता है कि आखिरी तक जाने वाला है, ये चुनाव की सभी सीटें, लगभग सभी सीटें आखिरी राउंड तक जाएंगी या हो सकता है 2-3 राउंड तक जाएंगी। और वो जो वोट का अंतर 5000 वाला जो है, जिसका जिक्र पहले कर रहा था 36 सीटों का, इस बार हो सकता है वो 45 तक हो जाए और आखिरी तक हम सबकी सांसें जो है बिल्कुल ऊपर नीचे हम सबकी कार्यकर्ताओं की, हिमाचलियों की, सबकी होती रहेंगी। जी, कुमार राकेश जी, कांग्रेस पार्टी के लिहाज से कांग्रेस को बहुत उम्मीदें हैं हिमाचल प्रदेश से, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र जी नहीं थे इस बार। कांग्रेस के पास एक नेता का, उसकी कमी खली कहीं ना कहीं। आप कैसे देखते हैं कांग्रेस के लिहाज से? और एक बात और, राहुल गांधी जी यात्रा में व्यस्त रहे, प्रियंका गांधी जी ने मोर्चा संभाला। आप कैसे देखते हैं कांग्रेस के नजरिए से? कांग्रेस के नज़रिए से चुनाव बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी जी वहाँ भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और एक जनरली उनको एक पॉजिटिव कवरेज भी मिला है। ऐसा लगता है कि उनकी ब्रांड इक्विटी थोड़ी बढ़ी है पार्टी की। लेकिन 2 राज्यों के एक साथ चुनाव होने वाले हैं, हिमाचल के हो गए, गुजरात को होने वाला है। और आमतौर पर माना जा रहा है कि गुजरात में बीजेपी फिर से सत्ता में आएगी, मार्जिन वाली बात है। तो अगर हिमाचल में भी कांग्रेस अगर हार जाती है, तो एक तरफ आप जहां भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और एक पॉलिटिकली आप मोबिलाइज कर रहे हैं, और आप एक हिमाचल में फिर से जो एक प्रेसिडेंस रहा है जिस हिसाब से आपको आना चाहिए, वहाँ आप हार जाते हैं, तो पार्टी के सर्वाइवल पर, पार्टी के स्ट्रेटजी पर जो पहले से क्वेश्चन मार्क लगता रहा है, वो और ज़्यादा गहरा हो जाएगा। तो कांग्रेस के लिए मेरे हिसाब से ये चुनाव हिमाचल का खासकर बहुत महत्वपूर्ण है। एक अच्छा परफॉर्मेंस उनके लिए बहुत ज़रूरी है, अगर 2024 के पहले उनको थोड़ा सा एक अपने आप को टोन अप करना है, अपनी पोलिंग मशीनरी को। जी, जाहिर तौर पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए हिमाचल प्रदेश का जो चुनाव है वो खासा अहम है। मतदान हो चुका है, अब 8 दिसंबर को जनता का जनादेश आएगा, तब पता चलेगा कि जनता ने हिमाचल की कमान किसे सौंपी। आप चारों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।